वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का मैं ब्लॉग बताने वाली हूँ आपको कि यूएस में एक्सपेंसेस कैसे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं और सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि यूएस में पैकेजेस वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं, बट हाँ, अगर आपको डॉलर्स में अर्निंग है तो आपको डॉलर्स में उस हिसाब से खर्चे भी काफ़ी होते हैं। तो चलिए मैं आज इस ब्लॉग में डिस्कस करती हूँ कि यूएस में बेसिकली आते ही आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उस हिसाब से फिर क्या क्या आगे के एक्सपेंसेस होते हैं। थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें आते से ही क्या करना पड़ता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक बार लैंड हो गए तो सबसे पहले आपको एक लाइन लेनी है। लाइन बोले तो आपको अपना नंबर लेना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। तो आप वो कोई भी वेरिजोन, AT&T, किसी भी टी मोबाइल, काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, तो वहाँ जाके आप अपना कोई भी प्लान जो आपको बेसिकली सूट करो, आप उस हिसाब से आपके कॉस्टिंग के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ का। एंड उसके बाद आपका सेकंड होता है कि आपको एक SSN नंबर जनरेट करवाना होता है, जो कि यहाँ का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। वो आपको बहुत मैंडेटरी है, बट वो करवाने के लिए आपको मोबाइल नंबर लगता है। सो दैट्स वाई आपको पहले मोबाइल नंबर लेना है, देन SSN ऑफिस जाके आपको SSN जनरेट करवाना है। अभी SSN जनरेट करवाने के लिए करवाने के बाद आपका मे बी 2-3 डेज़ लगते हैं उसको आने में। तो फिर उसके बाद तभी उसके बीच में भी आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट उनको जस्ट मेक श्योर होना चाहिए कि आपने एटलीस्ट SSN के लिए अप्लाई किया हुआ। तो इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। तो ये फिर आप अगर आपको लग रहा है कि आपको कार वगैरह लेनी है तो आप DL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होता है जो यहाँ पे आते से ही करना होता है। फिर आप अपना अपार्टमेंट रेंट कर सकते हैं। अभी अगर आप अपार्टमेंट रेंट करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर वगैरह ये सब मांगते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि आप सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी नंबर ले लीजिए। एंड जब भी आप रेंट अपार्टमेंट के लिए जाते हैं तो आप कुछ साइट्स हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं, जैसे कि apartments.com, rentalapartments.com। तो ये कुछ साइट्स हैं जो कि काफ़ी जेन्युइन है। यहाँ पे आपको अच्छे प्राइस में, अच्छे लोकेशंस में आपको रेंटल होम्स मिल जाएंगे। एंड आपको कोई एरिया पता है या फिर आपको लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च करनी, तो आप एरिया वाइज देख लीजिए आपके बजट के अकॉर्डिंग किसमें बैठ रहा है। जैसे कि मिनिमल रेंट्स जो यहाँ पे होते हैं वो स्टेट वाइज होते हैं। तो जो भी आप स्टेट में जाते हैं वो काफ़ी वेरी करते हैं। जैसे कि अभी कैलिफोर्निया का जो रेंट अपार्टमेंट 1 BHK का चल रहा है वो अराउंड 2200 से लेकर 2700 तक जाता है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में गए हैं, कौन सी सिटी में रह रहे हैं। कहीं कहीं पे 1000 तक का भी रेंट होता है। तो ये एक आपका रेंटल खर्चा हो गया जो आपके घर का होता है। फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि यूटिलिटीज़ रहता है, कहीं कहीं पे इंक्लूडेड होता है, कहीं पे एक्सक्लूडेड अपार्ट फ्रॉम 2200 या 2300 जो भी आपका रेंट है उसके अलावा रहता है। तो वो आपको मतलब आपने एक बार हाउस रेंट कर लिया तो आपको मूव होने से पहले वहाँ के जो भी यूटिलिटीज़ है, जैसे कि आपको वाईफाई का कनेक्शन, आपको लाइट का जो कनेक्शन है, वो सब आपको पहले ही उसका पे करना होता है और आपको ऑन करवाना पड़ता है वो। तो उसका भी चार्जेस होते हैं, तो वो आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। अगर हम PG&E सर्विस की बात करें, जो मैं लाइट का बोल रही थी, उसका अराउंड आपका $60 था इनिशियल। उसमें कुछ चार्जेस नहीं, बट आपका जब भी मंथ कंप्लीट होगा तो उसका जो ऑटोमेटिक बिल जनरेट होता है वो अराउंड $60 तक का होता है। ये मैं से अभी कैलिफोर्निया स्टेट के बारे में बता रही हूँ आपको। बाकी अदर स्टेट्स का जो रहता है वो वेरी करता है स्टेट वाइज। सो अगर आप वाईफाई चार्जेस वगैरह बोलें तो आपका $40 to $45 मंथली आता है। तो वो एक चार्जेस हो गया, रेंट हो गया, आपका PG हो गया, आपका ये वाईफाई सर्विस हो गया। फिर अगर आप कार परचेज़ करते हैं तो अगर आप मिनिमम जो अगर आप सेकेंड हैंड भी लेते हैं या फर्स्ट न्यू कार तो इनिशियली यहाँ पे कोई ज़्यादा लेता नहीं है। बट हाँ, अगर आप सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो अराउंड $13,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप उसका मंथली EMI भी पकड़ लें तो $500 अप्रॉक्सीमेट मंथली EMI कार का हो जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट आता है अपना ग्रोसरी। तो ग्रोसरी इंडियन स्टोर्स रहते हैं काफ़ी आजू बाजू, अगर नहीं भी हैं तो मतलब आपको 2-3 माइल्स पे तो इंडियन स्टोर मिल ही जाते हैं। तो अगर मैं ग्रोसरी का बताऊँ तो वीकली अगर आप नॉर्मल अपना इंडियन फूड खाते हैं तो आपका वीकली $50 to $60 ग्रोसरी का हो जाता है।
और मंथली अगर आप देखें तो 300 समटाइम्स 400 भी जाता है। हाँ, ये मैं सिर्फ 2 लोगों का बता रही हूँ, बट अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों का एक्स्ट्रा उनका ग्रॉसरी में थोड़ा बहुत खाने पीने का एक्स्ट्रा स्नैक्स वगैरह का वो रहता है। तो इस से अगर आप पकड़ते हैं तो ऑन एन एवरेज आपका 400 तक ग्रॉसरी का हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपके, अगर आपके किड्स हैं तो फिर आपको उनको स्कूलिंग वगैरह करानी है। तो वैसे तो यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स होते हैं, तो पब्लिक स्कूल्स में जैसे है कि ब्रेकफास्ट और लंच वहीं पे मिलता है। तो बच्चों का वो कुछ अराउंड $3 आपको देना पड़ता है मंथली फॉर लंच, स्कूल में पे करना पड़ता है। तो अराउंड इससे अगर आप ऑन एन एवरेज निकालते हैं तो $65 तक उनका स्कूल का जाता है। बाकी उनका एजुकेशन तो फ्री है। हाँ, बट अगर आप अपने बच्चे को कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में डालना चाहते हैं तो उसका आपका एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल अगर आपको डांस या उसको ड्राइंग या कोई स्पोर्ट्स में डालना है, तो यहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है एक्स्ट्रा करिकुलर का। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो $100 तक एक एक्टिविटी का होता है, और वो भी आपका डेली एक्टिविटी नहीं होता है, वो मतलब मंथ में 4 टाइम्स ही होता है। मतलब बाई वीकली देखा जाए तो 1 इन अ वीक होता है। तो ऐसे करके अगर हम देखें तो पूरे महीने भर में बच्चा एक ही बार 4 बार ही उस एक्टिविटी में जा सकते हैं। तो ये सब चार्ज एक्सपेंसेस हैं कि तो फिर नेक्स्ट आता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा टॉयज़ वगैरह का भी उनका रहता है। वो कभी भी कहीं जाते हैं तो टॉयज़ वगैरह की डिमांड करते हैं, तो $100 अप्रॉक्सीमेटली उसका पकड़ ही लीजिए, क्योंकि उनका वो छोटा मोटा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। फिर अपना आता है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो हेल्थ इंश्योरेंस का ऐसा है कि आपको मतलब जो भी आपके मेंबर्स हैं आपको अप्रॉक्सीमेटली $100 पर मंथ पे करना होता है हेल्थ इंश्योरेंस का। और ये तो आपको मंथली हेल्थ इंश्योरेंस का पे करना ही है। एंड आप जब भी आपको कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होता है और आप विज़िट करते हैं, अपॉइंटमेंट लेके ही विज़िट करना होता है। तो डिपेंड करता है कि आप इमरजेंसी में जा रहे हैं या आप कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं तो इमरजेंसी में उसके कुछ चार्जेस डिफरेंट होते हैं। और अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो जैसे कैलिफोर्निया स्टेट है तो यहाँ पे मतलब $30 पर विज़िट स्पेशलाइजेशन चार्जेस आपको अपनी पॉकेट से पे करना होता है, बाकी आपका इंश्योरेंस से जाता है। और एक नई चीज़ ये है कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो लोग आपको पहले से अपने कोई भी चार्जेस नहीं डिस्क्लोज़ करते हैं। आपको वहाँ पे जाके ही आपका जो भी चेकअप है, आपके ने जिसके लिए भी कंसल्ट किया है, वो होने के बाद ही आपके इंश्योरेंस से जब पैसा कटते हैं तो पता चलता है। और दूसरा ये है कि कुछ मेडिसिन्स जो होते हैं वो आपको अपनी पॉकेट से ही पे करना पड़ता है। कुछ आपके कवर अप होते हैं अपने इंश्योरेंस में, बट कुछ मेडिसिन्स आपको खुद पे करना पड़ता है। और वो लोग ऐसा बोलते हैं कि यू हैव टू टेक ओवर द काउंटर, आपको ये मिल जाएगा, यू कैन टेक इट। अदरवाइज़ यहाँ पे जो मेडिसिन्स लेने का जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स या नॉर्मल भी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। वो लोग आपको कोई प्रिस्क्रिप्शंस नहीं देते हैं। वो जैसे यहाँ पे फार्मेसीज़ वगैरह हैं, सीवीएस फार्मेसीज़, तो वो आपसे पूछते हैं कि विच इज़ योर नियर बाय फार्मेसी। आपको उस फार्मेसी में वो प्रिस्क्रिप्शन सेंड कर देते हैं। तो आफ्टर 2 आवर्स डॉक्टर विजिट आपको वो वहाँ से मेडिसिन मिल जाएगा, आपको वहाँ जाके पिक करना होता है। तो ये थोड़ा सा हेल्थ का है यहाँ पे। एंड येस, यहाँ पे हेल्थ का जो भी अगर आप अपना पॉकेट से कभी भी पे करने का सोचे तो नहीं कर सकते, बिकॉज हेल्थ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। तो हमेशा इंश्योरेंस लीजिए। इवन आपके फैमिली में कोई विजिटर वीज़ा पे भी आ रहा है तो आप प्रेफर करिए कि आप उनका हेल्थ इंश्योरेंस निकाल के रखें, बिकॉज अदरवाइज़ कुछ भी होता है तो इट्स टू कॉस्टली हियर। मतलब यूएस में ही, पूरे यूएस में ही हेल्थ अपना का जो भी कॉस्ट है वो काफ़ी महंगा है। तो बेटर है आप इंश्योरेंस लेके रखें। तो ये तो हो गया हमारा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूरा हेल्थ का इन्फॉर्मेशन। सो अब नेक्स्ट आता है कि हमने अगर कोई भी ट्रिप प्लान करी है तो उसका कितना खर्चा होता है। तो मिनिमम टू मैक्सिमम अगर हम निकालें, अगर हम कोई भी एक ट्रिप प्लान करते हैं तो $2000 से $2500 तक उसमें जाता है, क्योंकि आपके आने के टिकट्स, जाने के टिकट्स, प्लस होटल्स, प्लस खाना, फूड, आप कोई भी जहाँ पे भी ट्रैवल करेंगे, आप खुद के कार से ट्रैवल करें तो इन एंड ऑल ये सब पकड़ लें तो हमारा 2000 से $2500 तक का ट्रिप का प्लान जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर हम इन सिटी कहीं घूमने जाते हैं पर डे तो हमारा कितना खर्चा होता है। अगर आप इन सिटी में घूमने जाते हैं तो मान लीजिए आपके पास अगर कार है तो आपका ज़्यादा
नहीं होता है, बिकॉज़ फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे जा रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे पार्किंग चार्जेस भी रहता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आवर्ली बेसिस पे पार्किंग चार्जेस होता है, तो आपको $15 $20 पर आवर के हिसाब से आपको पार्किंग देना पड़ता है। तो वो तो एक हो गया कि आप घूमने गए थे, तो प्लस आपका गैसोलीन का जो भी खर्चा है। एंड आप उसके बाद अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स की बात करें, नॉट इन इंडियन रेस्टोरेंट्स बट यहाँ कोई भी आप रेस्टोरेंट विज़िट करते हैं, और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कोई टाउन में हैं तो वहाँ $50 to $60 में आपका फैमिली का खाना हो सकता है। बट अगर आप कोई अच्छे सिटी में हैं तो 2 लोगों का ही ऑन एन एवरेज $100 तक हो जाता है, अगर आप कोई भी अच्छे रेस्टोरेंट्स में विज़िट करते हैं वन टाइम। बट हाँ, अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो ये बिल ज़्यादा भी होता है, और डिपेंड करता है कि आप क्या ऑर्डर करते हैं। बट आप कोई भी रेस्टोरेंट यहाँ पे विज़िट करें तो $20 $15 से पर डिश के प्राइस से कम नहीं होता है। एंड यहाँ पे फूड का मतलब जो इंडियंस हैं वो मोस्टली इंडियन फूड ही प्रेफर करते हैं, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स भी विज़िट करते हैं तो वहाँ पे भी आपका $70 80 तक का प्राइस जाता है। तो गाइज़ एक कल्चर और है यहाँ पे, वो है टिप का कल्चर। मतलब आपको टिप देना थोड़ा कंपलसरी है क्योंकि ये यहाँ का कल्चर है। तो आपका जितना भी बिल है उसके 15 to 20% आपको, या 10% तक भी मिनिमम, 10% मिनिमम तो आपको देना ही पड़ता है। ये तो फिर वो $15-20 एक्स्ट्रा हो जाता है टिप का। एंड येस, मैं एक चीज़ और आपको कार का बताना भूल गई, वो है कार का इंश्योरेंस, जो कि आपका मंथली रहता है $100 का। मिनिमम है वो $100, बाकी आपका डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंश्योरेंस। तो ये सारे जो मैंने एक्सपेंसेस बताए हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस का अगर आप टोटल करते हैं, और ये सब एक्सपेंसेस का टोटल करने के बाद आपका जो सैलरी आप उसमें से इसको डिडक्ट करिए, वो ही आपका सेविंग होगा। सो एक चीज़ और होती है कि आपको जो सैलरी मिलती है इन हैंड, उसमें 2 टाइप्स के टैक्सेस होते हैं। अगर मैं कैलिफोर्निया की बात करूँ तो यहाँ पे 2 टाइप के टैक्सेस है, जो कि एक फेडरल टैक्स है और एक स्टेट टैक्स है। तो ये दोनों टैक्स डिडक्ट होने के बाद आपको इन हैंड सैलरी आती है, प्लस आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है वो भी सब डिडक्ट होता है। तो ये मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा? आपके पास कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।